हाँ जी गाइस, मैंने आप लोगों को 2 चीज़ें बोली थी। मैंने कहा था एक तो हम लोग क्या कहते हैं, जो आपके 2 चैप्टर हैं बिल ऑफ एक्सचेंज एंड रेक्टिफिकेशन, उसके डाउट्स ले लेंगे। तो जो टेस्ट लिया था उसके जो डाउट्स हैं। गाइस, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? गाइस, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? गाइस, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आई थिंक कुछ नेटवर्क कनेक्शन का इश्यू था। प्लीज़ अपना अपना कैमरा ऑन करेंगे सब लोग। हाँ जी गाइस। हाँ, तो मैं आप लोगों से कह रहा था कि आज अपने को 2 चीज़ें डिस्कस करनी थी। एक तो जो मैंने आपका टेस्ट लिया था उससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं वो डिस्कस करने थे, प्लस सेकंड हमें डिस्कस करना था इन्हीं दोनों चैप्टर्स बिल ऑफ एक्सचेंज और रेक्टिफिकेशन के, अगर आपके कोई और अलग से डाउट्स हो। ठीक है, तो पहले टेस्ट के डाउट्स डिस्कस कर लेते हैं। मैंने टेस्ट पेपर दोबारा सबको भेजा है ताकि रेडीली आपको सामने दिख जाएगा। ठीक है, एंड किसने मुझे साथ में एक सेकंड में देखा, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी कि किसने मुझे एंट्रीज करके दिखाई है। कोई मेरे को जरा एक बार बताएगा, कोई जिसने मुझे साथ में तीनों तरीके से एंट्रीज करके दिखाई, रेक्टिफिकेशन एंट्री के अलावा बाकी दोनों भी करके दिखाई है। तो मैं उसका पेपर चूज कर लेता हूँ भाई। परीक्षा तूने करा हुआ है? हाँ, मैंने जर्नल फॉर्मेट नहीं था इसलिए। हाँ हाँ हाँ, तूने जनरल फॉर्मेट नहीं बनाया, वेरी बैड। तेरे मार्क्स काटने चाहिए थे, मैंने कम मार्क्स काटे हैं तेरे, है ना? मेरे को किया आपने 4 मार्क्स समथिंग काटे हैं। नहीं नहीं, 4 मार्क्स जनरल फॉर्मेट के नहीं काटे, अभी देखते हैं, चल रुक जा। हाँ जी, सब लोग आ जाओ जरा भाई। देखो भाई, स्क्रीन शेयर कर ली मैंने। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन क्या था, बिल ऑफ एक्सचेंज हैज 3 पार्टीज। तो 3 पार्टीज कौन कौन सी होती हैं? ड्रॉयर, ड्रॉई और पेई। ठीक है, क्लियर है? आई थिंक ये सबका ऑलमोस्ट सभी का सही हुआ था, तो इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। 3 पार्टीज कौन कौन हो गए? ड्रॉअर, ड्रॉई और पे। ड्रॉअर हो गया जो ड्रॉ कर रहा है बिल को। ड्रॉई हो गया जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया जा रहा है। और पेई, पेई ड्रॉई भी हो सकता है और कोई और भी हो सकता है। क्लियर है ना? समझ आ रहा है मेरी बात? तो पेई कोई और भी हो सकता है, थर्ड पर्सन भी हो सकता है। तो मान लो अगर मैंने माल बेचा भव्या, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं दोबारा से थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूँ। मैंने अगर माल बेचा भव्या को, तो मैं कौन हुआ? मैं बिल ड्रॉ करूंगा, मैं लिखूंगा भव्या हैज टू पे मी सो मच अमाउंट। हाँ, तो मैं ड्रॉअर हो गया, भव्या ड्रॉई हो गया। और अगर मैं उसमें लिख दूं कि भव्या हैज टू पे मेरी जगह तनीषा को, तो तनीषा कौन हो गया? पे, जिसको पैसे मिले। क्लियर? तो नॉर्मली ड्रॉअर और ड्रॉई, सॉरी, ड्रॉअर और पेई ये दोनों सेम हो सकते हैं। ड्रॉअर और पेई दोनों सेम हो सकते हैं, पर अलग अलग भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि पेमेंट मेरे को ही मैं लिख रहा हूँ कि मेरे को ही करनी है, ड्रॉअर को ही या किसी और को। समझ आ गई बात? क्लियर हो गया? चल सकते हैं आगे। अगला था, द पार्टी विच इज ऑर्डर टू पे द अमाउंट इज नोन एज। जिसको ऑर्डर किया जाता है कि भैया आपने पे करना है, वो कौन होता है? तो इसमें से 2 आंसर आ सकते थे आपके, ड्रॉई या पेयर। अगर हम पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते थे, कौन होता? पेयर। जिसको ऑर्डर किया जा रहा है कि तूने पे करना है, पेयर। क्लियर? 3 days are added for ascertaining the date of maturity. These are known as days of grace. इसको क्या बुलाते हैं? डेज ऑफ ग्रेस। तो आई थिंक किसी एक आधा बच्चे का ही इसमें गलती हुई थी फर्स्ट क्वेश्चन में, बाकी ऑलमोस्ट सबने ठीक करा था। किसका गलत हुआ था भाई, जरा एक बार जल्दी से बताओ। अपना अपना आंसर शीट भी साथ में रखो ताकि पता चले गलती कहाँ हुई है। हाँ जी, किस किस का गलत हुआ था? आराम बेटा, क्या गलत हुआ था? सर वो जो बी पार्ट था, मैंने पहले ड्रॉ लिखा था, उसका बाद मैंने पे ही कर दिया था। हाँ, तो नहीं तो मैंने बी पार्ट में शायद दोनों ठीक करे होंगे, ड्रॉई और पे। तेरा पे ही मैंने ठीक नहीं किया, काट दिया है। यस सर, कटा हुआ। सॉरी, पे ही नहीं होगा, पेयर होगा ना। पे ही तो हो ही नहीं सकता, या तो ड्रॉई बोलो या पेयर होगा ना, तो जो पे करेगा, जिसको आप ऑर्डर कर रहे हो। ठीक है, या तो वो क्या होगा, देख मैं दिखाता हूँ लिख करके। तो सपोज कर 2 पार्टीज हैं, मैंने बोला एक्स वाई। ठीक है, तो एक्स कौन हो गया? ड्रॉअर। वाई हो गया ड्रॉई। कौन किसको ऑर्डर कर रहा है?
एक्स वाई। एक्स वाई को ऑर्डर कर रहा है, तो हम वाई को क्या बुलाएंगे? क्वेश्चन ने ये तो पूछा है, द पार्टी विच इज ऑर्डर्ड, जिसको ऑर्डर किया जा रहा है, तो यानी इसके बारे में। तो ये ड्रॉई कहलाता है या क्या कहलाता है? पेयर। पेई तो कौन होगा? या तो एक्स होगा पेई, या फिर कोई और हो सकता है पेई, थर्ड पार्टी। क्लियर हुआ आरम? यस सर। शगुन आपकी क्या गलती थी बेटा? सर बी पार्टी गलत था मेरा भी। क्या लिखा था आपने? सर ड्रॉअर लिखा था मैंने इसमें। हाँ, तो ड्रॉर नहीं आएगा ना भाई। ड्रॉर तो कौन है? अगर क्वेश्चन ने बोला होता द पार्टी हु इज ऑर्डरिंग, ध्यान से देखो क्वेश्चन में अगर ये होता हु इज ऑर्डरिंग, कौन ऑर्डर कर रहा है, अगर ये बोला होता तो ड्रॉर होता ना। क्वेश्चन ने क्या लिखा है? विच इज ऑर्डर टू पे, किसको ऑर्डर किया गया है पे करने के लिए। ठीक है, तो लैंग्वेज ध्यान से पढ़ो। क्लियर हो गया गाइस? चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन था गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ प्रिंसिपल एरर, एरर ऑफ कमीशन एंड कंपेंसेटरी एरर। तो भैया प्रिंसिपल एरर क्या होता है मैंने ये नहीं पूछा था, एरर ऑफ एमिशन क्या होता है मैंने ये नहीं पूछा था, कंपेंसेटरी एरर क्या होता है ये नहीं पूछा था। तो कई लोग पहले पूरा पूरा एक्सप्लेन कर रहे थे, भैया आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको ये सब बताने की जरूरत नहीं थी। एग्जाम्पल मांगा, सिर्फ एग्जाम्पल दो ना यार। तो एग्जाम्पल क्या होता है प्रिंसिपल एरर का? प्रिंसिपल एरर में क्या कर सकते हो भाई? कोई भी रेवेन्यू का आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया या कैपिटल को रेवेन्यू मान लिया, तो कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते थे। जैसे अब इस केस में क्या करा है इन्होंने, देखे जरा, रिपेयर टू मशीनरी करेक्ट एंट्री। अब देख क्या लिखा है? रिपेयर टू मशीनरी करेक्ट एंट्री, रिपेयर टू कैश इनकरेक्ट एंट्री, रिपेयर टू मशीनरी। भाई प्रथम इनकरेक्ट एंट्री रिपेयर टू मशीनरी थोड़ी ना करते हैं, ये प्रिंसिपल एरर थोड़ी ना हुआ। प्रिंसिपल एरर में क्या करते हैं? मशीनरी टू कैश कर देते हैं। और हमें ऐसे एंट्री करके नहीं लिखना है यहाँ पे गाइस। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो कैसे लिखना चाहिए आपको? आपको एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखोगे? रिपेयर टू मशीनरी वाज डेबिटेड टू मशीन अकाउंट इंस्टेड ऑफ रिपेयर अकाउंट। समझ आ रहा है मेरी बात प्रथम? सर मेरा पेपर नहीं है। ये किसका है? अच्छा सॉरी, ये परीक्षा का। परीक्षा क्लियर हुआ गाइस? अपना अपना कैमरा ऑन करो। ईशा एंड परीक्षा। सर आप वापस बोलिए, लैग हो रहा था। हाँ, मैं आपको ये बता रहा था बेटा कि आपकी इसमें गलती क्या, गलती समझ में आई? आपको पहली चीज तो एंट्रीज नहीं लिखनी चाहिए, आपको ये एग्जांपल स्टेटमेंट की फॉर्म में समझाना है। यानी आपको ऐसे लिखना चाहिए था, रिपेयर टू मशीनरी वाज डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट इंस्टेड ऑफ रिपेयर। समझ आया? क्लियर? दिस इज हाउ यू शुड गिव द एग्जांपल। एग्जांपल में ऐसे स्टेटमेंट फॉर्म में देना होता है, ना कि एंट्री की फॉर्म में। ठीक है, क्लियर? सेकंड वाला देखो क्या लिखा है भाई, एरर ऑफ ओमिशन। अब ओमिशन में दो तरीके के, कोई सा भी ओमिशन दे सकते थे आप, पार्शियल भी और कंप्लीट ओमिशन भी, कोई सा भी दे सकते थे। पार्शियल ओमिशन में क्या है कि पोस्टिंग छूट गई, जैसे आपने कोई भी एंट्री की एक पार्ट छोड़ दिया, पोस्ट करना रह गया। या कंप्लीट ओमिशन यानी रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो देखिए जरा इन्होंने क्या लिखा है, रिसीव फ्रॉम सुरेश ओमिटेड टू बी एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ओमिटेड टू बी एंटर्ड यानी कौन सा हो गया ये? कंप्लीट ओमिशन। क्लियर हुआ? और अच्छा क्वेश्चन में अगर मैंने लिखा होता एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, तो फिर ध्यान देना, फिर ये वाला नहीं आता, फिर ये गलत हो जाता। फिर आप क्या लिखते हैं? रिसीव फ्रॉम सुरेश इन कैश omitted to be posted in सुरेश अकाउंट। समझ आया? क्लियर हुआ? तो फिर ऐसे केस में पार्शियल होता तो आपको इस तरह से करना। क्लियर? कंपेंसेटरी एरर। कंपेंसेटरी एरर क्या होता था भैया? जिसमें दो गलतियां हुई है, एक नहीं दो गलतियां, और दोनों गलतियों के इफेक्ट से एक तरह से आपस में नलीफाई हो गई, कहीं ज्यादा तो कहीं कम। आपने क्या लिखा भाई? कैश रिसीव फ्रॉम मोहन 5000 वाज एंटर्ड एट 500। हालांकि अगर मैं देखूं तो दिस इज नॉट एग्जैक्टली कंपेंसेटरी एरर। ठीक है, मैंने मार्क्स दे दिए शायद इसमें, लेकिन इसमें देने नहीं चाहिए थे। ये कंपेंसेटरी नहीं। कंपेंसेटरी में क्या होता है, आपने कहीं कम किया तो कहीं ज्यादा कर दिया। यहाँ तो दोनों जगह आपका, आपने 5000 की जगह 500 कर दिया, तो ये तो बराबर हो गया। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली नॉट कंपेंसेटरी। मार्क्स कम कर ले परीक्षा, 1 मार्क कम कर ले। तो कंपेंसेटरी एरर का एग्जाम्पल किसका सही है बताओ भैया, कौन बताएगा? बताओ किसका सही था? निशात बताओ बेटा। Sir, salary account excess debited by rupees 200 and furniture account less debited by rupees 200. वेरी गुड। तो एक अकाउंट आपका एक्सेस डेबिट हो गया 200 से, और दूसरा अकाउंट आपने लेस डेबिट किया 200 से। तो दोनों का इफेक्ट क्या हो गया? नलीफाई होके बराबर। समझ आई मेरी बात? इसका ये मतलब नहीं है कि नलीफाई के बराबर हो गया, समझ में कुछ करेक्शन नहीं करना। नहीं, करेक्शन तो करना है, पर आपस में कंपेंसेट कर दिया था इस एरर ने, हमें पता भी नहीं चलता कि ये गलती हुई है।
जितने से एक्सेस डेबिट हुआ उतने से दूसरा अकाउंट लेस डेबिट हो गया। समझ आई बात? क्लियर हुआ? यहां तक किसी को कोई डाउट? भाई सेकंड क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? आगे चल सकते हैं, चले आगे। ओके, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। अब थर्ड क्वेश्चन में सबसे पहली चीज तो मैं कई बच्चों को समझ नहीं आया कि इस क्वेश्चन में मैंने आपको बोला था सिर्फ ऑनर और डिसऑनर की एंट्री करनी है, याद हो अगर आपको। और प्लस मैंने एक चीज और बोली थी, जो स्पेशल एंट्री होती है, जैसे मान लो हम डिस्काउंट करा रहे हैं तो डिस्काउंटिंग की एंट्री बता देना। अगर हम बिल को लेट से क्या कर रहे हैं, एंडोर्स कर रहे हैं, तो एंडोर्समेंट की एंट्री बता देना। तो मैंने एक तो स्पेशल एंट्री मांगी थी, जो भी स्पेशल एंट्री हो रही है उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में, प्लस ऑनर और डिसऑनर, उसके अलावा नहीं मांगा था। कई लोगों ने सेल परचेज की एंट्री भी करी, बिल रिसीवेबल इशू करने की वो भी एंट्री करी, पर वो सब नहीं मांगी भाई। मैंने स्पेशली मना किया था, ये नहीं चाहिए मुझे, याद करो। अब आप अगर ये इतनी सारी एंट्री कर रहे हो तो अननेसेसरी आप ही का टाइम लग रहा है ना। दूसरी गलती कई बच्चों ने क्या करी थी, अरे अगर आप बी की बुक्स बना रहे हो तो बी की बुक्स में सारी एंट्री सेम रहने वाली है, तो आप बी की बुक्स में ए बी सी डी बार बार अलग अलग वही सेम एंट्री कॉपी मारोगे, क्या फायदा है? समझ आ रहा है? चाहे ए पार्ट हो चाहे बी पार्ट हो, बी की बुक्स में तो सब जगह एंट्री सेम रहने वाली है, तो आप बार बार एंट्री क्यों बना रहे हो? क्लियर? तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें करना कैसे चाहिए। देखिए जरा पहले परीक्षा ने कैसे किया है, देखिए भैया जरा। सबसे पहले जर्नल ऑफ ए इन द बुक्स ऑफ ए। अब देख भैया, सेल्स की जरूरत नहीं थी परीक्षा, समझ आया? ठीक है, क्लियर हुआ? ये इसकी जरूरत नहीं थी, और देख इसी वजह से नुकसान क्या हुआ, रेक्टिफिकेशन में टाइम कम पड़ गया। पड़ेगा कि नहीं पड़ गया? समझ आ रही है बात? देखो तो अब इसमें करना कैसे था मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, हाउ यू कुड हैव डन दिस। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। हाँ, इन बुक्स तो अलग अलग बनेंगी, तो सबसे पहले इन दी बुक्स ऑफ ए, मैं ए का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ सबसे पहले, ठीक है। इन दी बुक्स ऑफ ए, ठीक है। अब इसके अंदर आप ए पार्ट कर सकते हो इस तरीके से। ए पार्ट की सारी एंट्रीज कर दी पहले, तो ए पार्ट में कौन सा है, ऑनर है ना, ए ऑनर है। क्या एंट्री होगी भाई बताओ जरा, पहले पार्ट की। अगर ए ने बिल रिटेन किया मैच्योरिटी तक, हाँ निशाद बताओ बेटा। सर कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 6000 टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 6000। बाय द वे, ये मैंने जो ए पार्ट लिखा है इसके साथ में आगे डेट आनी चाहिए थी, तो जिन्होंने डेट नहीं डाली है ना बेटा, आपका मार्क्स वहां कटना चाहिए। मैंने सबके काटे नहीं है मार्क्स, तो वही अगर नहीं मार्क्स काटे इसका ये मतलब नहीं है कि ऐसे ही करना है। आगे डेट दे रखी है आपको, 1 अप्रैल का था और आपने 3 महीने के लिए रेस किया हुआ है, तो यानी अप्रैल मई जून। कब आएगी, क्या डेट आएगी निशाद? 4th जुलाई। 4 जुलाई, क्योंकि 3 दिन ग्रेस के होते हैं, तो 4 जुलाई, और आगे ईयर नहीं दे रखा तो 4 जुलाई रहने देते हैं सिर्फ। 4 जुलाई को मैच्योर हो गया, ए को पैसे मिलेंगे, तो क्या एंट्री आएगी बोलो? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 6000 टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 6000। क्लियर हुआ? तो आपको सबसे पहले ऑनर की एंट्री ये करनी चाहिए थी और नीचे लिखना चाहिए था बीइंग बिल रिसीवेबल ऑनर्ड। इतना काफी है, ज्यादा डिटेल नहीं लिखने की जरूरत, ठीक है। फिर बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट में क्या था, पहले डिस्काउंट कराया है, मैंने कहा था कि स्पेशल एंट्री जो होनी है यानी डिस्काउंटिंग की एंट्री वो भी बताना पहले, और उसके बाद आपने बतानी है कि डिस्काउंटिंग के केस में ऑनर की क्या एंट्री होगी। तो पहले डिस्काउंटिंग की एंट्री बताओ क्या होगी। हाँ परीक्षा। Bank account debit 5880, discounting charges debit डेट 120, डेट 1st May। हाँ, तो पहले डिस्काउंट कब कराया, देखो भैया 1 मई को, तो ये होती है बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू बिल रिसीवेबल, ठीक है। पहली एंट्री है 1 मई को होती, कितना कितना अमाउंट था बताओ? 5880, 120, 6000। हाँ जी, क्लियर हुआ सबको? 6000 का बिल था हमारे पास से, बिल गया तो 2BR हो गया। डिस्काउंट 120 रुपए का कैसे आया, क्वेश्चन ने कहा 12% का डिस्काउंट है, पर 12% आपका पूरे साल का है, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, 6000 इंटू 12/100 इंटू कितने महीने का डिस्काउंट है भाई, आपने 1 मई को डिस्काउंट कराया है, यानी कितने महीने बचे, मई जून जुलाई। हाँ, कुछ गड़बड़ करा मैंने, 2 महीने Sir, सॉरी, 2 months। जून तक, मई और जून, जुलाई में तो 4 जुलाई है ना, तो मई और जून, तो यानी 2 मंथ्स, तो 2 महीने का यहाँ पे डिस्काउंट निकलेगा। क्लियर हुई बात, समझ हुई?
ये हो गई आपकी, इसके नीचे आप लिखते हैं बीइंग बिल डिस्काउंटेड। अब इसके बाद अगला आता 4/7। हालांकि 4/7 को कोई एंट्री नहीं होगी, ध्यान से समझो। जब बिल ऑनर हो रहा है तो एक ही बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन यू शुड हैव गिवन अ नोट, ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि हाँ भाई ऑनर के केस में कोई एंट्री है या नहीं है, कहीं आपने गलती से तो नहीं छोड़ दिया। ठीक है, तो यू शुड गिव अ नोट। तो आपको लिखना चाहिए नो एंट्री इन दी बुक्स ऑफ ए एट द टाइम ऑफ ऑनर ऑफ बिल। समझ आया बात? क्लियर हुआ? ठीक है, चले आगे। इसी तरह सी पे आते हैं। सी में क्या है? इफ मिस्टर ए एंडोर्सेस द सेम टू क्रेडिटर, तो बताओ भैया क्रेडिटर को अगर उन्होंने एंडोर्स कर दिया तो क्या होगा ऐसे केस में? और डेट ने गिवन, तो मैं मान के चल रहा हूँ सेम डेट को किया होगा जब उसके पास बिल आया था, यानी 1 अप्रैल को। तो बताओ भाई क्या एंट्री बनेगी परीक्षा? C debit to bills receivable to सी discount received. डेबिट टू बी आर, बेसिक एंट्री तो ये बनती, लेकिन सी को कितने का था भाई? 6100 का। सी को 6100 दे रहे थे, लेकिन बिल हमारे पास से गया 6000 का। समझ आ रही है मेरे पास? क्लियर? 6100 के बदले हमारे पास से बिल कितने का गया? 6000 का। तो बाकी इसका, और फुल सेटलमेंट लिखा है, फुल सेटलमेंट, तो बाकी क्या हो गया? डिस्काउंट रिसीव्ड। क्लियर हुआ? समझ आई बात? This is the special entry which you should have done. Again आ जाता कि for bill endorsed to C in full finance settlement, और उसके बाद 4/7 को फिर से आप क्या करते हैं? नो एंट्री। क्लियर हुआ? समझ आ रही है बात? ठीक, अब इसके बाद डी पार्ट पे आ जाओ भाई। डी पार्ट में क्या है? अब इसमें हमने बिल सेंट फॉर कलेक्शन किया है, तो पहले बिल सेंट फॉर कलेक्शन की एंट्री करते हैं। क्या होगी? बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बी आर 6000। फिर इसमें एंट्री होगी जब आपका ऑनर होगा, तो आपके पास पैसे आएंगे भैया। तो कब आएंगे? 4/7 को आपके पास पैसे आएंगे। क्या एंट्री करेंगे बताओ? Bank account debit to bill sent for collection account. क्लियर? तो कितना आ जाएगा? 6000। कई बच्चों ने सेकेंड एंट्री नहीं करी है भाई, कई बच्चों ने नहीं करी है, तो भाई मार्क्स कटेंगे वहां पे अगर तुम ऐसे करोगे, तो ये ध्यान रखना है। और अगेन ये क्या लिखोगे? यहाँ पे नरेशन आएगा जब बिल सेट फॉर कलेक्शन है तब, और यहाँ आ जाएगा जब आपने बिल ऑनर हो गया तब। क्लियर? समझ आया? तो आपका इन द बुक्स ऑफ ए का पहला पार्ट खत्म, ए पार्ट खत्म हो गया। हाँ निशात पूछो बेटा। सर जैसे क्वेश्चन दिया हुआ तो उसमें तो लिखा था सिर्फ जैसे ऑनर की एंट्री बताने के लिए, तो हमें कैसे पता होगा कि उससे पहले वाली एंट्री हम वो तो मैंने बोला था है आपको कि नहीं? स्पेशली, मैंने जिस समय आप पूछ रहे थे, जब पेपर ले रहे थे, मैंने नहीं बोला था परीक्षा? मैंने बोला था यार, ऐसे मुंडी हिला रहे, तो मैं बोला था, मुझे ध्यान है मैंने बोला था कि नहीं बोला था, नहीं बोला था। डिसऑनर वाली चीज बताई थी कि ऐसा करना है कि हर एक केस का लिखना है, इसका नहीं बोला था सेल्स वाले का। नहीं मैंने देखो, मेरे को ध्यान है 2 चीजें बोली थी कि एक तो ये सेल परचेज एंट्री नहीं करनी, बीआर इशू करने की कोई एंट्री नहीं करनी, ये वाली एंट्रीज नहीं करनी, तो ये बताया था मैंने जब किसी ने पूछा था उस समय मेरे से केस में कितनी एंट्री करनी है। चलो इन एनी केस देखो, अगर ऑनर और डिसऑनर पूछा है तो फिर हमें स्पेशल एंट्री करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर सिर्फ ऑनर और डिसऑनर की करनी है, तो फिर ऐसे केस में हमारी ये एंट्रीज नहीं होती। मैं आपको बताया तो कौन सी नहीं होती, फिर ऐसे केस में आपकी ये वाली एंट्री नहीं होती। ठीक है, तो आप ए पार्ट में सिर्फ बैंक टू बीआर कर देते, बी पार्ट में लिख देते कि ऑनर में कोई एंट्री नहीं। क्लियर है? समझ आया निशात? क्लियर हो गया बेटा? इसी तरीके से ये एंट्री नहीं होती, आप सीधा इसमें लिख देते कि ऑनर की डेट पे यानी 4/7 पे कोई एंट्री नहीं होती, और ये वाली आपकी पहली एंट्री नहीं होती, सिर्फ सेकेंड एंट्री होती। क्लियर हो गया? ठीक है, समझ आ गया? चलो आगे चले। ठीक, अब आपका ए पार्ट का पहला वाला सिनेरियो हो गया है। अब इन दी बुक्स ऑफ ए बना रहा हूं, तो पहले मैं बी पार्ट भी खत्म कर लूं तो बेटर रहेगा, क्योंकि बुक्स एक की चल रही है, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर देखो बच्चों एक बात ध्यान रखना, अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसे मेरे को कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, एक एक सिनेरियो के लिए बार बार सोचना पड़ रहा है, तो देयर इज अनदर वे। क्या कर सकते हो? 3 पेज पे अलग अलग कर लो, इन दी बुक्स ऑफ ए, इन दी बुक्स ऑफ बी, इन दी बुक्स ऑफ सी। हाथ के हाथ दोनों जगह एंट्रीज करते जाओ ताकि आपको क्लियर रहे कि क्या एंट्रीज होगी। समझ आ रहा है मेरी बात? तो एक सिनेरियो की तीनों जगह एंट्री कर दी, फिर दूसरे सिनेरियो की तीनों जगह एंट्री कर दी, ताकि आपके लिए वो इजी हो जाए। ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन कैसे किसको कंफर्टेबल होता है। हाँ जी, बी पार्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, तो बी पार्ट में बी पार्ट के ए पार्ट पे आ जाते हैं।
सॉरी ए स्मॉल ए लिखते हैं यहाँ पे, क्या आएगा डिसऑनर का केस। और कौन सा केस है, जब हमारे पास खुद के पास बिल है, तो ऐसे केस में क्या होगा डिसऑनर में, अगेन डेट आएगी भैया 4/7, क्या एंट्री होगी बी टू बिल रिसीवेबल, बी टू बिल रिसीवेबल 6,000 क्लियर हुआ, आई बात समझ में, ठीक है। बी सर पार्ट उसमें टू कैश नोटिंग नहीं अकाउंट लगेगी होगा? इसमें, क्या आएगा बेटा, यस सर, दोबारा बोलो। बी डेबिट टू कैश 6,000 अकाउंट ऑल्सो। सॉरी नोटिंग चार्जेस भी, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया अभी। तो यहाँ क्या आ जाएगा टू कैश 6,150 6,150, अब ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ जी, अब इसी तरीके से बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट में क्या था, आपने डिस्काउंट करा लिया था, अगर डिसऑनर हो गया तो क्या एंट्री होगी भैया, अगर डिस्काउंट कराया तो डिसऑनर की तो एंट्री करनी पड़ेगी। डिसऑनर के केस में तो हर बार एंट्री होगी, चाहे आपने डिस्काउंट कराया है, चाहे आपके पास खुद के पास बिल था, चाहे एंडोर्स कराया, कुछ भी केस, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी बताओ भाई, बी टू बैंक अकाउंट, बी डेबिट, देखो बेसिक एंट्री तो यही रहेगी, बी डेटर हमेशा डेबिट होता है, और किसके पास बिल था, बैंक के पास, तो टू बैंक, ठीक है। अब इसके साथ में आपने नोटिंग चार्जेस भी पे करे बैंक ने, तो बैंक वो तो सीधा हमारे अकाउंट से काट लेगा, तो टू बैंक ही रहेगा, कितने से आ जाएगा 6,150 समझ आई बात, क्लियर। तो दिस इज द सेकंड एंट्री व्हिच शुड बी देयर। सी पार्ट, ठीक है, सी पार्ट पे क्या होगा, ए एंडोर्सेस द सेम टू हिज क्रेडिटर मिस्टर सी इन द फुल सेटलमेंट ऑफ 6,100। अब ये हम एंडोर्स कर चुके हैं, उसके बाद डिसऑनर हो गया तो क्या होगा, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड एंट्री होती है, इसको ध्यान से करना होता है। क्या होगा, सबसे पहले बी डेबिट होगा, सी क्रेडिट होगा, ये तो समझ में आना चाहिए, ये क्लियर है, ठीक है भाई। आपने जब एंडोर्स किया तो क्या हुआ ऐसे केस में, और वो डिसऑनर हो गया, तो सबसे पहले डेटर डेबिट, डेटर तो बी ही है, और जिसके पास बिल है, बिल किसके पास है, सी के पास है। यहाँ तक क्लियर हो गया, हाँ जी। अब बताओ कैसे करेंगे इसको परीक्षा आगे। डिस्काउंट रिसीव्ड डेबिट होगा, जो आपने डिस्काउंट पहले दिया था वो भी तो रिवर्स होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ डिस्काउंट रिसीव भी डेबिट हो जाएगा, मैंने इसलिए जानबूझ करके एक जगह छोड़ी हुई थी, क्लियर, समझ आया, ठीक। अब एक एक करके उठाते हैं, सी से 2C कर रहे हैं, तो 2C को हमें कितने पैसे देने थे, जरा पहले वाला चेक करो कितने पैसे देने थे, आपको ऊपर दिखा देता हूँ, ये देखो कहाँ गया भाई, सी वाला पार्ट ये था ना, सी को कितने पैसे देने थे पहले 6,100, 6,100। आर यू विद मी, समझ आ रही है मेरी बात, 6,100 दे रहे थे, तो क्या करूं, यहाँ भी 6,100 लिख दूं, आंसर इज नो, प्लस 6,100 नोटिंग तो देने ही चार्जेस, देने हैं, प्लस उसने 150 रुपए और बियर करे होंगे, तो यानी 6,250 दे, समझ आ रहा है, क्लियर हुआ, ठीक है। और जो 100 रुपए का डिस्काउंट हमने रिसीव में डाला था उसको रिवर्स कर रहे हैं, 100 रुपए का डिस्काउंट रिसीव यहाँ रिवर्स हो जाएगा, यानी बी से अब हमें कितने पैसे लेने हैं, देखो जरा कितना आ गया, इसको माइनस करके 6,150। और अगर आप दूसरी तरीके से भी करके देखोगे तो भी वही आएगा, बी से कितने लेने थे पहले 6,000 और प्लस 150 और लेने हैं, यानी 6,150। देखो जरा ध्यान से इस एंट्री को समझो, ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, ध्यान से समझो इसको। सबसे पहले क्या डेबिट और क्रेडिट होगा वो बना लो, फिर एक एक करके शुरू करो। मैंने जैसे सी से शुरू किया, आप डिस्काउंट रिसीव भी कर सकते थे भाई, डिस्काउंट रिसीव तो पता है जो 100 था वो रिवर्स होगा, 100 लिख दिया। फिर एक किसी को एक को भी उठाओ, मैंने सी को उठाया पहले कि भाई सी को कितने पैसे देने हमने, पहले कितने देने थे, प्लस 150 और देने, पहले देने थे 6,100, तो अब 150 और देने, तो 6,250 हो गए। इसी तरह बी से कितने लेने थे पहले, बी से तो 6,000 लेने थे, है ना, तो 20 से 6,000 लेने थे, प्लस 150 और लेने हैं, उसे रिकवर करेंगे ना नोटिंग चार्जेस, तो यानी टोटल 6,150। क्लियर हो गया गाइस, ठीक है। जो डिस्काउंट पहले सी ने दिया था वो वापस रिवर्स हो जाएगा, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड एंट्री होती है। हाँ जी, डी पे आ जाते हैं। अब डी के केस में क्या होगा, अगेन बी तो डेबिट होगा ही होगा, टू में क्या आएगा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल किसके पास था, बिल सेंट फॉर कलेक्शन में था, ठीक है, कितने का 6,000। समझ आई बात, क्लियर है, सबको क्लियर है भाई, कैसे करा हमने। तो पहला पार्ट खत्म, ए की बुक्स में एंट्रीज खत्म, अब हम आ जाते हैं इन दी बुक्स ऑफ बी। अब बी की बुक्स में एक ही एंट्री होनी है, ए पार्ट में और बी पार्ट में, सारे केसेस में, समझ रहे हो। अब आप उसी को रिपीट करोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला, तो आप सीधा लिख सकते हो ए पार्ट
in case of A, B, C and D following entry to be done. क्लियर हो गया? समझ आई मेरी बात? तो आपने एक बार लिख दिया और एक ही एंट्री कर दो. क्या एंट्री होगी भाई? ऑनर हुआ तो BP टू कैश, खत्म. 6,000. ठीक है, क्लियर? इसी तरह से बी पार्ट में क्या एंट्री होगी भाई? Bills payable account debit, noting charges account debit to A. कितना कितना? 6,000 का बिल था, नोटिंग चार्जेस 150, तो हम कितना, सॉरी 150 था ना, हाँ 6,150 पे करेंगे. क्लियर हो गया गाइस? समझ में आया? इसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं सारे केसेस. ठीक है, अब आते हैं हिंदी बुक्स ऑफ सी. ठीक है, अब सी की बुक्स में अगर आप ध्यान से देखो, मैं पहले ए केस की बात करता हूँ. तो जो ABCD है उसमें से सिर्फ एक ही केस में उसकी बुक्स में एंट्री हो रही होगी, सी वाले केस में. उसके अलावा तो हो ही नहीं रही. ठीक है, तो आप पहले तो आप ये लिख सकते थे सिंपल, इसमें शुरू में ही मैं शुरू करते लिख सकता हूँ यहाँ पे, नो एंट्री इन केस ऑफ A, B एंड D. क्लियर हो गया? समझ आ गई बात? भाई सी की बुक्स में कोई एंट्री होनी ही नहीं है, तो अननेसेसरी मैं ABC बार बार रिपीट करूंगा, इसलिए उसकी जगह मैंने पहले लिख दिया. ठीक है, अब ए पार्ट पे आ गए. ए पार्ट में मैं आपको वो वाली एंट्री भी करके दिखा रहा हूँ, ए पार्ट का सी पार्ट कर रहे हैं, ए सिचुएशन का सी पार्ट. ठीक है, तो इसमें पहले वो वाली एंट्री भी करके दिखा रहा हूँ जो स्पेशल एंट्री हमने करी थी कि जब इसको बिल रिसीवेबल मिला होगा. ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या करते हैं. ठीक है, तो ऐसे केस में क्या हुआ होगा भाई? BR कब मिल रहा है उसको? सेम डेट को, 1 अप्रैल को. क्या एंट्री हो रखी होगी परीक्षा? Bill receivable account debit 6,000, discount allowed account debit 100, to A 6,100. वेरी गुड, टू A 6,100. गाइस ध्यान से देखो भैया, उसने A को 6,100 देना था, उसके बदले में 6,000, सॉरी 6,100 उसको A से मिलना था, उसके बदले में 6,000 का बिल एक्सेप्ट कर लिया, 100 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट अलाउड आ जाएगा. यहाँ पे हमारी बुक्स में A की बुक्स में क्या आया था? डिस्काउंट रिसीव्ड. तो C की बुक्स में क्या आएगा? डिस्काउंट अलाउड. ठीक है, चलो अब इसी में ही दूसरी एंट्री करते हैं. इसी केस में 5, कौन सा है? 7, 4, 7 सॉरी. हाँ जी, तो अब ऑनर हो गया अगर, तो क्या होगा? एंट्री. ऐसे केस में इसको पैसे मिल जाएंगे, तो बैंक डेबिट टू BR 6,000. और अगर डिसऑनर हो गया, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? 4, 7 को एंट्री हो जाएगी. डिसऑनर होगा तो ये कहेगा भैया मेरे को किससे पैसे लेने थे? मेरे को पैसे लेने थे वापस A से, मैं तो A को डेबिट करूंगा. समझ आ रही है बात? यही बोलेगा कि मुझे तो A से पैसे लेने थे, A को डेबिट करेगा. और इसके पास BR था तो BR क्रेडिट हो जाएगा. और इसने डिस्काउंट अलाउड डेबिट किया था, तो अब डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट हो जाएगा. जो डिस्काउंट था वो खत्म हो जाएगा. और इसने कुछ नोटिंग चार्जेस भी पे करे हैं, तो इसके पास से कुछ पैसे भी जाएंगे. देखो ध्यान से सोचो मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ. पहले मैंने सबसे पहले बेसिक एंट्री बनाई. डिसऑनर की बेसिक एंट्री क्या बनती है? डेटर डेबिट टू जिसके पास बिल है. ठीक है, फिर से बना के दिखा देता हूँ. ये देखो, देखो ध्यान से देखो. सबसे पहले मैंने बेसिक एंट्री बनाई, डेटर डेबिट. इसके लिए डेटर कौन है? A. सी के लिए डेटर कौन है भाई? सी को तो A से पैसे मिलने हैं ना, तो A डेबिट टू. अब इसके खुद के पास बिल था तो टू BR. ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? ऊपर DA डेबिट हो रहा था, तो जो हमने डिस्काउंट दिया था वो रिवर्स करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे DA क्रेडिट हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट हो जाएगा. और मैंने खुद, सी ने खुद डिस्काउंट जो आपके क्या बोलते हैं नोटिंग चार्जेस हैं वो बियर करे हैं, तो इसलिए टू कैश भी आ जाएगा. यहाँ तक समझ आई बात? क्लियर? अब एक एक करके जरा यहाँ डालना शुरू करते हैं. सबसे आसान तो ये दो तो सबसे आसान है. कैश कितना पे किया? 150. डिस्काउंट अलाउड 100 रुपए. लो जी, ये तो सिंपल था. अब BR कितने का था? ये और आसान है. BR की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती भैया. BR 6,000 का चलता आ रहा है, तो यहाँ भी 6,000 ही आएगा ना यार. अब सारा का सारा टोटल कर दो, A में आ जाएगा. तो यानी A से वो कितने वसूलेगा? 6,250. आप अगर लॉजिकली समझना चाहो तो समझ लो. पहले A से कितने लेने थे? ये देखो ऊपर दिख रहा है, कितने लेने थे? 6,100. और 150 रुपए अभी और खर्च कर दिए हमने नोटिंग चार्जेस के, वो भी हम A से ही वसूले. समझ आ रही है मेरी बात? हाँ जी, थम्स अप करके बताओ प्लीज एक बार जरा सब लोग जिनको क्लियर है.
अब मैंने तो यहाँ पे टेस्ट में आपसे एक तरह से बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सा क्वेश्चन पूछ लिया जिसके अंदर 4 सिनेरियोज दे दिए और चारों में सबकी बुक्स में एंट्री पूछ ली। एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं। 15 मार्क्स का इस तरह का क्वेश्चन, अभी तो हम सीधा अलग से कर रहे थे ना इसका, तो मैंने इसलिए ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया। एग्जाम में पता है क्या आ जाएगा, कोई एक सिचुएशन दे दी जाएगी ABCD में से और आपसे पूछ लिया जाएगा किसी की एक की बुक में, बताओ A की बुक में क्या होगा या B की बुक में क्या होगा या C की बुक में क्या होगा। समझ आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? तो इसीलिए इतना लंबा नहीं आएगा एग्जाम में। अगर हम बात करें तो एग्जाम में छोटा रहेगा, किसी एक आधा बुक किसी एक आधा जने की बुक में पूछ लिया जाएगा। हाँ निशाद बेटा, कोई डाउट है क्या? सर मैंने ना इन द बुक्स ऑफ सी में जो उसका अभी जो आपने केस कराया उसमें गलती से मतलब जैसे A डेबिट में मैंने X डेबिट लिख दिया तो उसमें मार्क्स कटेंगे? ऑब्वियसली कटेंगे। अच्छा मैं निशाद की जगह परीक्षा को मार्क्स दे दूंगा तो चलेगा क्या? मैंने बताया था ना ये गलती होती है। हाँ, या हमें XYZ याद रहता है क्वेश्चन में, चाहे ABCD लिखा आ जाए, राम श्याम मोहन आ जाए, वो हम XYZ लिख रहे होते हैं। तो ध्यान रखना, मैं जब बता रहा था तब तुम्हें मजाक लग रहा था, है ना? लग रहा था ना कि ऐसे कौन करेगा यार, हम तो कर लेंगे, हम याद रहेगा। ऑब्वियसली क्वेश्चन में लिखा दिखेगा तो हम ऐसे तो ना लिख देंगे XYZ। अरे आदत पड़ जाती है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हम इतने टाइम से XYZ कर रहे होते हैं ना। क्वेश्चंस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस में XYZ ही करा है हमने, तो वो रट जाता है एक बार दिमाग में। तो ये चीज ध्यान रखना कि इस तरह की गलती होने के चांसेस है। ऑब्वियसली अगर आप XYZ करके आ गए तो भाई मार्क्स तो कटेंगे। क्वेश्चन में जो बोला गया वही लिखना पड़ेगा, ठीक है? और क्वेश्चन में अगर राम लिखा है तो भैया R लिख के आ जाओगे तो भी कटेंगे। राम और R में फर्क होता है, तो जो लिखा भैया वही लिखना पड़ेगा, ठीक है? क्लियर है गाइस? हाँ जी, चल सकते हैं आगे, पक्का? ओके, हाँ जी देखो अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखे जरा क्या क्या है। आपने करा हुआ आप बता रहे हो तो मैं आपको जरा नीचे ये देख लेता हूँ। हाँ जी भाई देख, सबसे पहली चीज मैंने आप लोगों को बताई भी थी, जर्नल एंट्री प्रॉपर जर्नल के फॉर्मेट में होती है, ठीक है? तो परीक्षा तूने यहाँ पे जर्नल का फॉर्मेट नहीं बनाया है, इस तरह से करके दिखाया, ऐसे नहीं चलेगा भैया। एग्जाम में मैंने हालांकि आपको बोला था करेक्ट और रॉन्ग एंट्री जो है, रॉन्ग इफेक्ट करेक्ट इफेक्ट रॉन्ग इफेक्ट मुझे दिखाना, लेकिन एग्जाम में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अनलेस आपकी टीचर भी कह रही हो कि दिखाओ। भाई देख लेना, आपकी टीचर ने अगर बोला हो, स्कूल वाली टीचर ने कि नहीं हमें मेरे को भी देखना है करेक्ट रॉन्ग इफेक्ट क्या लिखा है आपने, तो अलग बात है। अदरवाइज नॉर्मली ये नहीं पूछते, सिर्फ सीधा रेक्टिफिकेशन एंट्री पूछते। तो आपको इन एनी केस चाहे पूछे ना पूछे, रेक्टिफिकेशन एंट्री तो जर्नल के फॉर्मेट में दिखानी है। तो जो फाइनल एंट्री बनेगी भैया उसको जर्नल के फॉर्मेट में दिखाना, नहीं दिखाओगे तो मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे, ठीक है? तो प्लीज ऐसे मत करना। चलो लेट्स सी। देखो भाई पहला क्या था, परचेज बुक इज ओवरकास्ट बाय 100, यानी परचेज बुक 100 रुपए से ज्यादा है। अब ऐसे मैं यहाँ आपने वैसे नहीं लिखा बेटा जैसे मैं लिखता हूँ, तो मैं अलग ही करके दिखाता हूँ, कोई बात नहीं, आप अपना अपना चेक करना। तो देखो मैं ऐसे लिखता हूँ ना, करेक्ट इफेक्ट, रॉन्ग इफेक्ट एंड रेक्टिफिकेशन, क्लियर? तो ऐसे मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि बच्चों को रिलेट हो पाएगा, ठीक है? तो परचेज बुक इज ओवरकास्ट बाय 100, इसका मतलब क्या है, परचेज अकाउंट ज्यादा डेबिटेड है, परचेज ज्यादा डेबिटेड है 100 से, क्लियर? तो अगर मान लेते हैं 10,000 होना चाहिए था, तो कितना हो गया 10,100। मैंने आपको ये एग्जांपल बोला था कि जब भी ओवरकास्ट अंडरकास्ट वाला केस है तो आप ऐसे एग्जांपल लेकर सोच सकते हो कि 10,000 या 1,00,000 कुछ भी सोच लो। तो मैंने 10,000 ले लिया, 10,000 की जगह 10,100 हो गया, तो होना कितना चाहिए था, सॉरी मैंने यहाँ गलत कर दिया, करेक्ट में होना चाहिए था 10,000 और मैंने कर क्या दिया है 10,100। याद आ रहा है? समझ आई बात? अब अगला स्टेप क्या होगा भाई, जो कॉमन है उसको काट दिया, बचा क्या 100, रॉन्ग साइड में कुछ बचता है तो नीचे आता है, तो यानी 2 परचेजेस 100, तो डेबिट क्या हो जाएगा, ऊपर कुछ भी नहीं है तो जिसका कोई नहीं होता उसका सस्पेंस होता है। समझ आई मेरी बात? क्लियर हुआ? प्रथम भव्या है, निशा प्लीज अपना कैमरा ऑन करो बेटा। जल्दी जल्दी। हाँ जी क्लियर है सबको? परीक्षा गलती समझ आई? क्या गलती करी थी? गलत था ये वाला, क्या गलती करी थी? 500 अज्यूम कर लिया। 500 कहाँ से आ गया? वो तो 100 तो दे रखा है, ओवरकास्ट कितने से, वो थोड़ी ना अज्यूम करना होता है, वो तो क्वेश्चन ने बताया कितने से ओवरकास्ट है, होना कितना चाहिए था हमें वो अज्यूम करना होता है सिर्फ। समझ आई परीक्षा? गाइस मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को?